हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे। देखिए क्या क्या हमें देखना है इसमें। हम देखेंगे ये कई सारे स्टेप में कंप्लीट होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दीज आर 5 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक है और एक एनारोबिक है, दोनों हमें पढ़ने हैं। पहले हम एरोबिक की बात करें, जो मैंने इक्वेशन लास्ट वीडियो में बताई थी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बच्चों। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां होती है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। कहां होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये बाहर इसके प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहां साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। उसके बाद लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में होगी। ठीक है, फिर आती है ईटीएस। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये ऑक्सीसोम में होता है। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। तो पहली चीज तो आपने देख ली ग्लाइकोलाइसिस, वो कहां हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया माइटोकॉन्ड्रिया का। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर कहते हैं। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर कहते हैं। उसके अंदर ये लिक्विड है इसका, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं अंदर की तरफ, इस तरह के। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन है। क्रिस्टी क्या है? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। उसके अलावा क्रिस्टी पर ये बैडमिंटन के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर, बैडमिंटन के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो गई। फिर क्या होगा? देखिए, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर होगी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ईटीएस। ईटीएस हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन में या क्रिस्टी में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसमें होगी जिसका नाम है ऑक्सीसोम। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को पूरा अगर हम डिटेल में पढ़ाएं, उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको बताने पड़ेंगे। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती। ऑक्सीजन होगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगी, और नहीं होगी तो भी ग्लाइकोलाइसिस होगी। इसका मतलब क्या है? चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो चाहे एरोबिक हो चाहे हो एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ही ये प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती। जबकि क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा कोई भी स्टेप नहीं होगा अगर ऑक्सीजन नहीं है या कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एरोबिक में सारे स्टेप होंगे, एनारोबिक में केवल ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाओ। चलिए, अब देखिए, आपने देखा ऑक्सीजन पर डिपेंड है। एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, 10 स्टेप का प्रोसेस है। कोई 10 इक्वेशंस आपको मैं दिखाऊंगा। अगली बात, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है। क्यों है इसका नाम ईएमपी पाथवे? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एम्बिडन, मेयरहोफ एंड पार्नस। कौन? एम्बिडन, मेयरहोफ एंड पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को प्रपोज किया था, उसको डिस्कवर किया था। तो इसका नाम हो गया ईएमपी पाथवे। ये बात भी क्लियर हो गई। क्या देखा? साइटोप्लाज्म में होती है, ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं होती, सिंगल स्टेप नहीं है, 10 स्टेप का एक मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गया। एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है, ईएमपी पाथवे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। आप फॉस्फोराइलेशन का मतलब समझिए, फॉस्फेट का अटैच होना, फॉस्फेट का जुड़ना, फॉस्फोराइलेशन। देखिए, एक चीज होती है एडीपी। क्या है बच्चों? एडीपी। अगर मैं इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दूं तो एटीपी बन जाएगा। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। एडीपी से हम एटीपी कैसे बना रहे हैं? जब हम एक फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। एटीपी की सिंथेसिस आप यहां पर पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में।
कहां पढ़ोगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का प्रोसेस पढ़ोगे। लेकिन यहां पर सबस्ट्रेट के लेवल पर ही एटीपी का सिंथेसिस हो जा रहा है, मतलब वो सबस्ट्रेट खुद ही एटीपी बना दे रहा है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के लेवल पर अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वरना फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी की जो सिंथेसिस है वो कहां पर हो रही है? इस वाले स्टेप में हो रही है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में भी सबस्ट्रेट के लेवल पर एटीपी बन जाता है। हम इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे? डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट क्या है यहाँ पे? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब कौन कौन से मेटाबोलाइट है, कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं, तो आप बताओगे एक है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये दो मेटाबोलाइट हैं जो कन्वर्ट होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये होता है पायरुविक एसिड में, और इन दोनों स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप 2 बार होता है, ये भी स्टेप 2 बार होता है, इसीलिए टोटल 4 एटीपी बनते हैं। तो क्वेश्चन सुनिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट। फिर पूछ सकते हैं वो मेटाबोलाइट कौन से, तो आप ये दोनों आंसर दोगे। फिर पूछेंगे इस लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में कितने एटीपी बनेंगे, तो आप बताओगे टोटल 4। फिर 4 कैसे? यहां तो 2 दिख रहे हैं, ये दोनों स्टेप ट्वाइस अ टाइम होते हैं। ठीक है, एक बार में 2 बार होते हैं, इसलिए इसको ये कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अब इसके आगे का जो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा सीक्वेंस है, पूरा जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।